लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने विदेश मंत्री, गृह मंत्रालय और रेलवे के रूप में भी कार्य किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच शांति वार्ता के दौरान ताशकंद, उज्बेकिस्तान में मृत्यु हो गई। आज भी ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि उनकी वो मृत्यु स्वाभाविक तौर पर दिल के दौरे से हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध अवस्था में मौत होने के बावजूद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। शास्त्री जी के परिजनों ने दावा किया था कि उनके शरीर पर जहर की वजह से नीले निशान थे। अब तक लाल बहादुर शास्त्री की मौत को सबसे बड़ी अनसुलझी मौत के रहस्य में से एक माना जाता है। अमर सिंह चमकीला पंजाबी संगीत के एक भारतीय गायक और संगीतकार थे। उनका संगीत पंजाबी जीवन से काफी प्रभावित था। उन्होंने आमतौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, शराब पीने, नशीली दवाओं के उपयोग और पंजाबी पुरुषों के गुस्सैल स्वभाव के बारे में गीत लिखे थे। 8 मार्च 1988 को महासामपुर में अमर सिंह चमकीला दोपहर करीब 2 बजे अपनी टीम के साथ स्टेज शो वाली जगह पहुंचे थे। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थीं। वो स्टेज की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साधकर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 2 अन्य म्यूजिशियन की मौत हो गई। इस हत्याकांड के संबंध में कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और मामला कभी हल नहीं हुआ। द स्टोनमैन वो नाम है जिसने लगभग 40 बेघर लोगों को पत्थर से मारकर हत्या कर दी। 1985 में शुरू हुआ और 2 साल से अधिक समय तक मुंबई के अलग अलग इलाकों में 26 लोग जो फुटपाथ पर सो रहे थे, उनको 30 किलो वजनी पत्थर से कुचल दिया गया था। इसी तरह 1979 में कलकत्ता के इलाकों से कम 13 सोए हुए बेघर लोगों की हत्या कर दी थी। एक बेघर वेटर जो स्टोनमैन के हमलों में से बच गया और पुलिस को इसकी सूचना देने के लिए भागने में सफल रहा। हालांकि जहां ये आदमी सो रहा था वहां पर कम रोशनी थी, जिसके कारण वह अपने हमलावर को ठीक से देख नहीं पाया था। ज्यादातर मामलों में पीड़ितों की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि वे अकेले सोते थे और उनके कोई रिश्तेदार या सहयोगी नहीं थे जो उन्हें पहचान सके। 1988 के बाद हत्याएं अचानक बंद हो गईं और यह मामला अभी भी अनसुलझा है। शीना बोरा हत्याकांड देश के सबसे चर्चित मर्डर केस में से एक है। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें जानी मानी हस्ती इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति रहे पीटर मुखर्जी का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में रिश्तों का वो पेंच था जिसमें फरेब, धोखा, झूठ से पैदा हुआ नाजायज रिश्ता और उस रिश्ते को छिपाने के लिए हुआ एक कत्ल था। यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसका रहस्य आज तक सामने नहीं आया। हत्या की यह गुत्थी इतनी पेचीदी थी कि शुरू में शीना बोरा के शव को इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन बताया था, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह उसकी बेटी थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सीबीआई ने भी जांच की, लेकिन यह केस आज भी अनसुलझा है। आरुषि तलवार हत्याकांड, जिस पर कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री तक बन चुकी है, जो 2008 में हुआ, इसमें भारत के नोएडा में उसके जन्मदिन पर 14 वर्षीय लड़की आरुषि तलवार की उसी के घर में ही हत्या कर दी थी। उनका घरेलू नौकर हेमराज भी घर की छत पर मृत पाया गया। आरुषि के माता पिता डॉ राजेश तलवार और नूपुर तलवार पर शुरू में हत्याओं का आरोप लगाया गया था। माता पिता को 2013 में दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में ठोस सबूतों की कमी के कारण 2017 में इलाहाबाद सुप्रीम न्यायालय ने बरी कर दिया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने देश के सबसे बड़े मर्डर की जांच की, लेकिन सवाल वही है कि 15 और 16 मई की रात को नोएडा के इस घर में क्या क्या हुआ और किसने और आरुषि तलवार को न केवल मार डाला बल्कि घर पर मौजूद घरेलू सहायक हेमराज का बेरहमी से कत्ल कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। भूतों को समझने और बात करने का दावा करने वाले गौरव तिवारी की 7 जुलाई 2016 गुरुवार को रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। गौरव, जिन्होंने पायलट की नौकरी छोड़कर भूतों का पीछा करना शुरू किया था, उन्होंने भारत की सबसे मशहूर भूतिया जगहों पर भी ट्रैवल किया था। इसमें कुलधरा गांव और भानगढ़ का किला भी शामिल है, और यहाँ तक कि कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी खंडहर में, कभी कब्रिस्तान में, तो कभी किसी सुनसान बियाबान में, यहाँ तक कि मुर्दा घर के अंदर भी। मुर्दों के साथ लेटकर वो उनका सच जानना चाहता था, उनसे बातें किया करता था, पर अफसोस
वहीं गौरव तिवारी अपनी ही मौत को पहेली बना गई। देश और दुनिया के करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई को दिल्ली के द्वारका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई। वो अपने ही घर के बाथरूम में फर्श पर पड़ा था। उसके गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले थे। ये निशान कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे अमूमन गले में फंदा कसने पर होता है। राजीव दीक्षित आयुर्वेद और योग के अच्छे जानकार थे। वे स्वदेशी के समर्थक थे और देश में बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने की बात किया करते थे। अपनी सभाओं और कार्यक्रमों में लोगों को एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद को अपनाने की सलाह दिया करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने दीक्षित को एलोपैथी दवा लेने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। एक दौर में राजीव दीक्षित की लोकप्रियता बाबा रामदेव से भी ज्यादा हो गई थी। साल 2010 में जब अचानक उनका देहांत हुआ तो किसी को भरोसा नहीं हुआ। राजीव दीक्षित एक स्पीच के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब होने लगी और दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनके मौत के पीछे साजिश की आशंका इसलिए जताई गई क्योंकि कुछ लोग ये दावा भी कर रहे थे कि मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, जो जहर की वजह से होता है। सवाल इस बात पर भी उठा कि दीक्षित की मौत के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, बल्कि वैसे ही उनके घर भेज दिया गया। राजीव दीक्षित की मौत कैसे हुई, इसकी ठोस वजह आज तक पता नहीं चल पाई है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।